अभी अपने पास नेक्स्ट पार्ट आता है टोटल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। अब अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो बेसिकली टोटल एनर्जी होगा क्या आपके पास, वो रहेगा आपका एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल बोल दो और क्या बोल दो आप, इंटरनल एनर्जी। तीन टाइप की एनर्जी, मतलब जितना भी आपके पास सिस्टम में जो भी एनर्जी प्रेजेंट रहेगा उनके सब एनर्जी को ऐड कर दो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका टोटल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है। तो काइनेटिक एनर्जी अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ सिस्टम, मोशन ऑफ सिस्टम क्या रहेगा आपका, ड्यू टू मोशन ऑफ सिस्टम बोल दो या बॉडी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये क्या रहेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि भाई केमिकल थर्मोडाइनमिक्स किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, इन केस ऑफ केमिकल थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो केमिकल थर्मोडाइनमिक्स के केस में बात करते हैं सिस्टम आपका क्या रहेगा, आपका रेस्ट पे रहता है। इन केस ऑफ केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, ये किस केस में बात करें, इन केस ऑफ केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। इन केस ऑफ केमिकल थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट पे रहता है और नहीं कोई आपका इंटरनल एनर्जी रहे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, नहीं कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा। दोनों टाइप के आपके पास फील्ड एब्सेंट रहते हैं, इसीलिए अपन बोलते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल प्लस काइनेटिक प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मोशन नहीं हुआ, सिस्टम रेस्ट पे हुआ तो क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, ज़ीरो रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो। और अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, नहीं ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा आपका, ज़ीरो। तो अपन एक स्टेटमेंट और बोल सकते हैं, इन केस ऑफ केमिकल थर्मोडाइनमिक्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। और ये कब होगा, कंडीशन है आपका इफ़, अब अगर आप बात करो सिर्फ और सिर्फ केमिकल थर्मोडाइनमिक्स की बात करते हो तभी ये चीज़ आपका वैलिड रहेगा, अदरवाइज आप बोलोगे कि ये चीज़ वैलिड नहीं रहती। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है कि भाई अगला अपने पास आता है कि भाई आप इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करना पड़ेगा। अगली चीज़ क्या आएगी आपके पास कि भाई अपने को इंटरनल एनर्जी डिफाइन करना रहेगा। तो अब अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, सिस्टम के पास जो कुछ भी एनर्जी प्रेजेंट रहेगा उन सब एनर्जी को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। उन सब एनर्जी को क्या कर दो आप, ऐड कर दे हो, तो वो किसके इक्वल होगा, आपका इंटरनल एनर्जी के इक्वल रहेगा। तो आप बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि भाई सिस्टम के पास जो भी एनर्जी प्रेजेंट रहेगा उन सब को आप ऐड कर दो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप डेफिनेशन के थ्रू बात करो तो क्या रहेगा आपका, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए सिस्टम और बॉडी इज इक्वल टू दी सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ सब लोगों के, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे अपन एक स्टेटमेंट या एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसलेशन एनर्जी, और क्या पॉसिबल है आपका, रोटेशनल एनर्जी पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है अपने पास, रोटेशनल, अपने पास क्या रहेगा, रोटेशनल एनर्जी, और दूसरा क्या रहेगा आपका, वाइब्रेशनल एनर्जी, और क्या बोल सकते हो अपन, न्यूक्लियर एनर्जी बोल सकते हैं, केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं, और जो भी सिस्टम के पास जो भी एनर्जी प्रेजेंट रहेगा सबकी अपन बात करते हैं, सबको ऐड कर दो तो किसके इक्वल होगा आपका, वो होगा सारी वैल्यूज़ आपके पास इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हुए सारे लोग कि अपने पास पता चल गया कि भाई इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, सिस्टम के पास जो भी एनर्जी है सबको आप ऐड कर दो, वो सारी वैल्यू किसके इक्वल होगा, आपका टोटल इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर दी या केमिकल एनर्जी की बात कर दी,
ये आपका नेग्लिजिबल रहता है, ये वैल्यूज़ क्या रहेगी आपके पास, नेग्लिजिबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? तो आपका इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा, ट्रांसलेशन एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा आपका, ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, और क्या है आपका, और क्या है अपने पास, वाइब्रेशनल एनर्जी। किसके इक्वल है आपका, वाइब्रेशनल एनर्जी। यहाँ तक बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अपन ने केटीजी भी पढ़ा था फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि भाई ये नई बीमारी कहाँ से आ गई। तो वहाँ पे अपन ने एक चीज़ लिखा था कि भाई इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। वहाँ पे क्या लिखा था, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। वहाँ पे याद करो कुछ फॉर्मूला लिखा था 3/2 nRT, ऐसा कुछ तो लिखा था अपन ने, ठीक है। ये वही स्टोरी है आपके पास। तो अगर गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइप का होगा, कौन कौन सा, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक और कौन सा एनर्जी आएगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझे सारे लोग, ठीक है। अब अपन एक चीज़ और बोलते हैं कि भाई जो अपन ने केटीजी में पढ़ा था वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था, PV इज इक्वल टू 1/3 mu² RMS, एक फॉर्मूला लिखा था। उसी की हेल्प से अपन क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी वगैरह डिफाइन करेंगे। उसी की हेल्प से क्या करते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी वगैरह डिफाइन करेंगे। बट यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हुआ कि भाई इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एक बार वापस देख लेते हैं। तो अपन ने सबसे बोला, पहले बोला कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी होगा आपके पास, टोटल एनर्जी इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होगा आपका, इंटरनल एनर्जी। और अगली बात आती है कि भाई यहाँ पे अपन केमिकल थर्मोडाइनमिक्स की बात कर रहे हैं। अगर केमिकल थर्मोडाइनमिक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिस्टम को अपन क्या कंसीडर करते हैं, रेस्ट पे कंसीडर करते हैं। सिस्टम को किस पे कंसीडर करते हैं अपन, रेस्ट पे कंसीडर करते हैं। और अगर सिस्टम को रेस्ट पे कंसीडर करते हैं, साथ में एक और चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पे न तो कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, नहीं कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, 0। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी मोशन नहीं रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर हुआ? तो अपन एक और स्टेटमेंट बोल सकते हैं, बेसिकली केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में जो भी टोटल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। तो अपन एक स्टेटमेंट लिखा था, टोटल एनर्जी, एक स्टेटमेंट लिखा था, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन बात करें कि भाई सिस्टम पे क्या क्या एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशन हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है, न्यूक्लियर पॉसिबल है, केमिकल पॉसिबल है। और यहाँ पे बोला था न्यूक्लियर और केमिकल नेग्लिजिबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन, रोटेशनल और क्या होगा, वाइब्रेशनल, ठीक है। और बेसिकली ये दोनों कौन सी एनर्जी, तीनों कौन सी एनर्जी है, अपन ने जब केटीजी पढ़ा था तो केटीजी में बोला था कि भाई अपन ने वहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस लिखा था। तो ये वही काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी, ट्रांसलेशन एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी ऑफ, रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होगा आपका, वाइब्रेशनल मोशन। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हुआ कि टोटल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी अपन कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और टर्म आती है, उनकी अपन बात करते हैं। अभी अपने पास नेक्स्ट पार्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो ये सेम चीज़ अपन ने फिजिक्स में भी पढ़ा था। अब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप टोटल एनर्जी को कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वही क्या रहेगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि नॉर्मल जब फिजिक्स में पढ़ा था अपन ने, NLM वगैरह पढ़ा था, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन किससे रिलेट करते थे, मोशन से रिलेट करते थे। किससे रिलेट करते थे, मोशन से रिलेट करते थे कि भाई कितने पार्ट में आप मोशन को, मतलब कितने डायरेक्शन में आपका मोशन पॉसिबल है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे रिलेट करते हैं आप, कि काइनेटिक एनर्जी को कितने पार्ट में आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो
डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि भाई आपका इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब फिर बात आती है कि भाई आपका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। नेक्स्ट बात क्या आती है आपके पास, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन बोलते हैं एफ से डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ट्रांसलेशन प्लस एफ रोटेशनल प्लस एफ क्या होगा आपका वाइब्रेशनल। अपन यहाँ पे तीन टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। कौन कौन सा रहेगा आपका, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशन के बाद ट्रांसलेशन की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे अपन, वाइब्रेशन की बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, और एक क्या हो गया आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला याद रखना कि भाई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपका, 3 कैपिटल एन। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होगा, 3 कैपिटल एन, वेर एन क्या होगा आपका, वेर एन इज इक्वल टू होगा एटॉमिसिटी। एन किसके इक्वल होगा आपका, एटॉमिसिटी के इक्वल होगा। अगर आपका मोनो एटॉमिक हुआ तो आपका डिग्री एन का वैल्यू क्या होगा, 1। डाई एटॉमिक हुआ तो क्या होगा, 2। ट्राई एटॉमिक हुआ तो क्या होगा आपके पास, एन इज इक्वल टू कितना है आपका, 3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर थर्मोडाइनमिक्स की बात करें, यहाँ पे अपन मोस्टली क्वेश्चन में क्या बात करेंगे कि मोनो एटॉमिक के लिए बात करेंगे। मोस्टली किसके लिए बात करेंगे, मोनो एटॉमिक के लिए बात करें। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना है, 9। और यहाँ पे मोस्टली अपन किसके लिए बात करेंगे, मोनो एटॉमिक के लिए बात करेंगे। तो बोल सकते हैं मोनो एटॉमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा आपका, 3। रट्टा मार ले, चाहे कैसे याद रख लो कि मोनो एटॉमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा आपका, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू क्या है आपका, 3। क्लियर हुआ सब लोगों के, ठीक है। अब अपन 1 बाय 1 बात करते हैं कि कितना ट्रांसलेशन रहेगा, कितना रोटेशनल रहेगा, और क्या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। तो फर्स्ट केस बात करते हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। किसके लिए बात करते हैं, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होगा आपका, सिंगल एटम रहेगा। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, सिंगल एटम रहेगा। जैसे क्या बोल दिया अपन ने, हीलियम लिख दिया, नियॉन लिख दिया, हीलियम नियॉन, जो भी आपके पास जिसमें एक सिंगल एटम है उसको बोला अपन ने मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक में बात करते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना आया, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आया, 3। और यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसलेशन कितना रहेगा आपका, 3, रोटेशनल कितना होगा, 0, और वाइब्रेशनल कितना रहेगा आपका, 0। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, अपन रोटेशनल वाइब्रेशनल अपन ने क्यों 0 या क्या कुछ बोला। तो अगर अपन बात करें कि भाई मोनो एटॉमिक है तो उसके ट्रांसलेशन मोशन की बात करें तो वो किधर मूव कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में आपका मूवमेंट पॉसिबल है। दूसरा क्या बोलते हैं आपके पास क्या कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और तीसरा क्या बोल दिया अपन ने, किधर मूव कर सकता है, जेड एक्सिस में भी मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो कितने ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल है, 3 डायरेक्शन में आपके पास ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल है। तो उसी के बेसिस पे बोला अपन ने कि कितने टाइप की आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, 3। एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई में हो सकता है, और क्या हो सकता है, जेड में पॉसिबल रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगली बात आती है कि रोटेशन। अगली बात किसकी आती है, रोटेशन। तो अपने पास क्या है, एक सिंगल एटम है, अपने पास क्या है, सिंगल एटम है। तो सिंगल एटम कभी भी रोटेट नहीं करता। सिंगल एटम क्या बोलते हैं अपन, रोटेट नहीं करता। सिंगल एटम रोटेट नहीं करेगा। जैसे क्रिकेट में बात करते हैं, जो भी बॉल रहेगी उसका एक एटम को अगर अपन स्पीयर कंसीडर करें तो बॉल को भी क्या कंसीडर कर सकते हो, मोनो एटॉमिक बोल सकते हो। तो कभी भी क्रिकेट की जो कमेंट्री वगैरह सुनते हैं अपन, वहाँ पे कभी भी ऐसा बोलता है कि भाई आपका बॉल रोटेट कर रहा है, नहीं, वहाँ पे बोलते हैं कि भाई बॉल स्विंग कर रही है, स्पिन कर रही है, स्पिन की बात करते हैं। तो मोनो एटॉमिक में रोटेशन की बात नहीं करते, वहाँ पे अपन किसकी बात करते हैं, स्पिनिंग की बात करते हैं कि भाई आपका क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो मोनो एटॉमिक में रोटेशनल क्या हो गया, 0,
और वाइब्रेशनल भी क्या हो जाएगा आपका 0, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाएगा अपने पास 0। इतनी चीज़ क्लियर हुई सब लोगों के? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट बात करते हैं मोनो एटॉमिक के लिए। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डाई एटॉमिक। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा आपका डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक में सबसे पहले 1 by 1 बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो अपने पास अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल हो जाएगा 3 कैपिटल N, और N का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, 3 × 2 = 6। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया आपका 6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि भाई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गया। फिर अगली बात आती है F ट्रांसलेशन = कितना है आपका 3। ट्रांसलेशनल मोशन वापस से क्या रहेगा 3 ही पॉसिबल है, चाहे मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे ट्राई हो, 3 ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पता है तो अपन बता सकते हैं नेक्स्ट चीज़ रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल = कितना है आपका 3 आया। 3 रोटेशनल होंगे और 3 ही क्या होगा आपका वाइब्रेशनल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई सब लोगों के? ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि भाई अगर डाई एटॉमिक की बात करें तो डाई एटॉमिक का एग्जांपल क्या हो गया O2 लिख दिया, N2 लिख दिया, O2 N2 Cl2, जो भी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या लिखा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ आपका लीनियर है ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका शेप क्या होगा लीनियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन = ½ I⍵²। एक फॉर्मूला याद है फिजिक्स में लिखा था अपन ने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन = क्या होगा ½ I⍵²। तो I क्या होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होगा अपने पास एंगुलर वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज़ अपन यहीं से समझते हैं कि ठीक है आई का फॉर्मूला भी लिखा था अपन ने mr², आई का फॉर्मूला mr²। ठीक है, इसको छोड़ दो एक बार, अपन सिर्फ नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे भी बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका शेप लीनियर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हो वहाँ पे mr² बोलते हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, वहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये लीनियर हुआ, आइदर ये x एक्सिस में लीनियर होगा और क्या पॉसिबल है y में, और क्या पॉसिबल है z, किसी न किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपका लीनियर होगा। और अगर लीनियर हुआ तो आप बोल सकते हो कि फिर वो उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपका 0, उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपका 0। तो अगर मान लीजिए वो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है आपका लीनियर है, मान लीजिए x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है लीनियर हुआ, तो अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लीनियर हुआ तो Ix = क्या हो गया 0। x एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका 0। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हुआ तो x एक्सिस में क्या बोलोगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा आपका 0। तो सिर्फ आइदर y और z एक्सिस में क्या होगा काइनेटिक एनर्जी रहेगा। इसलिए क्या बोल सकते हैं कि इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा आपका 2। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा आपका 2। 3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका एक एक्सिस में क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हुआ तो उस एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उस एक्सिस में अपन कंसीडर नहीं करते। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस में लीनियर हो, चाहे किसी भी एक्सिस में लीनियर हो, किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका मॉलिक्यूल क्या होगा आपका लीनियर रहेगा। यहाँ तक समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक स्टेटमेंट अपन लिख लेते हैं इन केस ऑफ, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए इन केस ऑफ डायटोमिक गैस। कैसे लिख लीजिए डायटोमिक गैस इज लीनियर, डायटोमिक गैस इज लीनियर in any one of the axes, therefore
therefore moment of inertia about that axis will be zero. Moment of inertia about that axis will be zero. Hence kinetic energy of rotation about that axis will be zero. Therefore rotational degree of freedom for diatomic gas is equal to 2. और बचा क्या आपके पास? वाइब्रेशनल कितना आ गया आपका 1, और थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने ट्रांसलेशन कितना आएगा आपका 3. ट्रांसलेशन वाला कितना रहेगा आपका 3. तो डायटोमिक क्लियर हुआ सब लोगों के? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है. अब डायटोमिक के बाद थर्ड पार्ट रहता है अपने पास. डायटोमिक के बाद थर्ड पार्ट क्या कंसीडर करते हैं अपन? ट्राइएटोमिक. डायटोमिक के बाद थर्ड पार्ट क्या रहेगा आपके पास? थर्ड पार्ट रहेगा अपने पास ट्राई एटॉमिक गैस. थर्ड पार्ट क्या होगा? ट्राई एटॉमिक गैस. अब ट्राई एटॉमिक गैस को अपन क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में. एक क्या बोलते हैं? लीनियर, और दूसरा वाला पार्ट क्या बोल देते हैं अपन? नॉन लीनियर. एक लीनियर बोल दिया और दूसरा क्या बोल दिया? नॉन लीनियर. एक लीनियर बोल दिया और दूसरा क्या आ गया अपने पास? नॉन लीनियर. अब अगर सबसे पहले बात आती है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ट्राई एटॉमिक हुआ तो n का वैल्यू बताइए कितना होगा? n इज इक्वल टू 3. तो सबसे पहले टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना आ जाएगा? 3 × 3 इज इक्वल टू कितना आया? 9. तो दोनों में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना है आपका? 3 × 3 इज इक्वल टू कितना आया? 9. अब अपन पहले एक लीनियर की बात करते हैं, फिर अपन नॉन लीनियर की बात करेंगे. तो लीनियर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? CO2. लीनियर का एग्जाम्पल क्या होगा? CO2. CO2 में अगर शेप की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ लीनियर रहेगा. अब अगर लीनियर हुआ तो आप क्या बोल सकते हो? इन एनी वन ऑफ द एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपका? 0. परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप 0 हुआ तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एंड दैट एक्सिस विल बी क्या होगा आपका? 0. उस एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका? 0. तो कोई दिक्कत नहीं है. तो इसके बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि भाई आपका ट्रांसलेशन कितना है आपका? ट्रांसलेशन इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल इज इक्वल टू कितना आया आपका? 6 आया. बट एक एक्सिस में रोटेशनल आपका मोशन नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? F रोटेशनल इज इक्वल टू कितना है आपका? 2. फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? ट्रांसलेशन कितना है? 3. एक्स एक्सिस में मूवमेंट पॉसिबल है, वाई में पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है? Z. रोटेशनल 2 ही क्यों कंसीडर किया? क्योंकि एक एक्सिस में अपन बोलते हैं कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हुआ. परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 0 हुआ तो उस एक्सिस में अपन बोलेंगे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी. तो अगर एनर्जी नहीं हुआ तो उस एक्सिस में अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करेंगे क्या? नहीं. तो आपके पास वाइब्रेशनल कितना आ गया? वाइब्रेशनल इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू कितना आया आपका? 4. वाइब्रेशनल कितना आ गया? 6 - 2 इज इक्वल टू कितना आया आपका? 4. कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट अब बात करते हैं नॉन लीनियर. सबसे पहले बात आती है नॉन लीनियर का एग्जाम्पल क्या हो गया? नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ आपके पास? SO2 अगर आप लिखते हो, क्या लिखते हो? अगर अपन SO2 की बात करें तो SO2 आपका लीनियर नहीं रहता, नॉन लीनियर होगा. तो इसमें सबसे पहले बात आती है ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा आपका? 3. क्योंकि कोई भी एक्सिस में रोटेशनल किसी भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगा तो आपका रोटेशनल एनर्जी भी होगा. तो बचा क्या आपका? टोटल 9 लिखा ही था. तो बचा वाइब्रेशनल कितना आ गया आपका? 6 - 3 इज इक्वल टू कितना है आपका? 3. तो इसमें रोटेशनल भी कितना आएगा?
3 आएगा, ट्रांसलेशन भी 3 आएगा और वाइब्रेशनल भी क्या आएगा आपका 3। यहाँ तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपन एक टेबल के बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनो एटॉमिक की। तो मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेशन कितना है आपका 3, कोई रोटेशनल मोशन नहीं रहता, नहीं कोई वाइब्रेशनल मोशन रहेगा। इन केस ऑफ डायटॉमिक ट्रांसलेशन 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल कितना आया 1। ट्राइएटॉमिक में ट्रांसलेशन क्या रहेगा 3, अगर लीनियर हुआ, लीनियर का मतलब क्या आया CO2, लीनियर में रोटेशनल मोशन 2 और वाइब्रेशनल कितना कंसीडर करेंगे 4। नॉन लीनियर में बात किया तो 3 ही ट्रांसलेशन, 3 ही रोटेशन और 3 ही क्या रहेगा आपका वाइब्रेशनल मोशन। 3 ही क्या कंसीडर करेंगे अपन, वाइब्रेशनल मोशन कंसीडर करते हैं। क्लियर हुआ इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक दो स्टेटमेंट और आप नोट करके लिखिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, ठीक है। नोट से पहले अगर अपन एक और फोर्थ वाला केस भी कंसीडर कर लो। फोर्थ पॉइंट पे अगर बात करें पॉली एटॉमिक, फोर्थ केस में किस में बात करें, पॉली एटॉमिक। अगर अपन पॉली एटॉमिक में बात करें तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल इज इक्वल टू क्या आया 3 कैपिटल N, ट्रांसलेशन क्या आएगा आपका 3, रोटेशनल कितना आएगा आपका 3, वाइब्रेशनल कितना आएगा आपका 3n - 6। अब ये कंडीशन किसके लिए रहेगा, ओनली फॉर नॉन लीनियर। लीनियर हुआ तो यहाँ पे रोटेशनल में एक कम कर देंगे और वाइब्रेशनल का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका एक इंक्रीज कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपन जेई की बात करें तो जेई में अपने पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम केमिस्ट्री में नहीं है। मेनली अपन क्या बात करते हैं, जो भी मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं वो आपके पास मोनो एटॉमिक के लिए ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ सब लोगों के। तो अपन ने अभी तक बात किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ, टोटल कितने पार्ट में आप एनर्जी को क्या कर सकते हो, डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो क्या होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर अपन ने बोला था कि भाई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होगा 3 × कैपिटल N। N क्या है आपका एटॉमिसिटी है। फिर इसके बाद अगली बात क्या बोली अपन ने, अगला पार्ट अपन ने बोला कि भाई आपके पास 3 अलग अलग एग्जाम्पल लिखे थे अपन ने, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और क्या लिखा था ट्राई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए बात किया था सिर्फ कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा वहाँ पे। फिर उसके बाद बात किया था डायटॉमिक, फिर डायटॉमिक में बोला था लीनियर रहेगा। ट्राइएटॉमिक में बात किया था लीनियर और नॉन लीनियर, दोनों के लिए अपन ने बात की थी। क्लियर हुआ सब लोगों के यहाँ तक, ठीक है। फिर अपन काम करते, एक नोट करके एक स्टेटमेंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, एट लो टेम्परेचर we will only consider translation degree of freedom। क्या रहेगा, at low temperature we will only consider translation degree of freedom। लो टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, 100 केल्विन से कम टेम्परेचर हुआ तो वहाँ पे सिर्फ कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करोगे आप, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, एट मॉडरेट टेम्परेचर अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन भी कंसीडर करेंगे और आप रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करोगे। ट्रांसलेशन भी बात करोगे और क्या बात करोगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी बात करोगे। और थर्ड क्या रहेगा, एट हाई टेम्परेचर वी विल कंसीडर ऑल टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। वी विल कंसीडर ऑल टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी आप ट्रांसलेशन भी कंसीडर करना, रोटेशन भी कंसीडर करना और क्या रहेगा, वाइब्रेशनल भी कंसीडर करना। हाई टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा रहना चाहिए किससे, 500 केल्विन से। किससे ज़्यादा रहना चाहिए, 500 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें कि भाई रूम टेम्परेचर क्या होता है आपका, मॉडरेट रहता है। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, ओनली ट्रांसलेशन प्लस क्या होगा आपका रोटेशनल। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब एक दो एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, आपको बताना है CO2 के लिए बताना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में
आपको N2 के लिए बताना है। और थर्ड बात कर रहे हैं अपन SO2 एट रूम टेम्परेचर, और फोर्थ में है SO2 एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है इसका मतलब वो कहाँ पे बात कर रहा है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब आपको वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं करनी। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ आपको वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं करना रहेगा। और नॉर्मली वो बोल देता है कि कौन कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कंसीडर करना रहेगा। तो सबसे पहले बात आती है CO2। अगर CO2 की बात करें, तो टोटल क्या होगा आपका, टोटल इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 9। CO2 क्या होता है आपका, लीनियर होगा, तो ट्रांसलेशन इज इक्वल टू 3, रोटेशनल इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 2, वाइब्रेशनल इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 4। N2 क्या होगा, टोटल इज इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, ट्रांसलेशन इज इक्वल टू 3, रोटेशनल इज इक्वल टू 2, वाइब्रेशनल इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1। रूम टेम्परेचर पे SO2 की बात करें तो क्या होगा आपका, ट्रांसलेशन क्या है आपका 3, रोटेशनल क्या होगा आपका 3, रोटेशनल भी क्या है 3। क्यों, ये क्या है आपका नॉन लीनियर। और एक और चीज़ कि भी यहाँ पे वाइब्रेशनल कंसीडर करोगे क्या, नहीं, रूम टेम्परेचर पे अपन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट SO2 हाई टेम्परेचर, ट्रांसलेशन कितना आया 3, रोटेशनल कितना है आपका 3, वाइब्रेशनल कितना है आपका 3। तो एट हाई टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना है आपका 9। और रूम टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू कितना है आपका 6। तो यहाँ तक सब लोगों की क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया और उसके बाद अपन ने बात किया कि कितने टाइप का आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। यहाँ तक सब लोगों के क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी की बात करते हैं और वर्क डन वगैरह की क्वेश्चंस वगैरह अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया, ठीक है, ओके, थैंक यू।